अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम उन्हीं जादुई शब्दों की बात कर रहे हैं जो भाषा की दुनिया में और हमारी रोजमर्रा की बातचीत में रंग भरते हैं। तो आज की एक गहन चर्चा बहुत ही खास और लक्ष्य केंद्रित होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम जिस स्रोत सामग्री का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका नाम है मिशन खाकी। विशेषण और विशेष्य का संपूर्ण निचोड़, यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट 4। बिल्कुल। और साथियों, हमारा आज का जो लक्ष्य है ना, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट है। हिंदी व्याकरण में 37 में से 37 अंक हासिल करना। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। एकदम। लेकिन सीखने वालों, आज का एक सख्त नियम भी है। अच्छा, वो क्या? ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक तरह का अभ्यास भी है। हाँ। अगर आज की इस चर्चा में पूछे गए सवालों का मन ही मन उत्तर देते हुए श्रोताओं में से किसी का भी स्कोर 30 से कम रहता है तो उनके लिए सजा ये है कि उन्हें ये डीप डाइव कम से कम 2 बार सुननी होगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। लक्ष्य एकदम सामने है, तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अगर मैं इसे एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझाऊं, हाँ, बताइए। तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा स्टेज है। हाँ। और उस स्टेज पर एक मशहूर फिल्म स्टार खड़ा है। ठीक है। अब उस अंधेरे स्टेज पर उस स्टार के ऊपर जो एक तेज रोशनी, जो स्पॉटलाइट पड़ रही है ना, हाँ हाँ, जो उसे सबसे अलग दिखा रही है, हाँ हाँ, वो स्पॉटलाइट हमारा विशेषण है। और वो जो फिल्म स्टार है जिस पर वो रोशनी पड़ रही है, वो हमारा विशेष्य है। क्या बात है, बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे व्याकरण की तकनीकी भाषा में देखें तो विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी हमारी स्पॉटलाइट। एकदम सही, वही आपकी स्पॉटलाइट है। और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। मतलब हमारा वो फिल्म स्टार? जी, जिस पर पूरा फोकस है। तो दोस्तों, आइए अपनी इस चर्चा की शुरुआत कुछ बुनियादी सवालों से करते हैं। एक तरह से हमारा वार्म अप राउंड। बिल्कुल, देखते हैं कि हमारे श्रोताओं के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, विशेषण आखिर किसकी विशेषता बतलाता है? इसका उत्तर बहुत ही सीधा है। विशेषण केवल और केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बढ़िया। और दूसरा प्रश्न, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। हाँ। मतलब जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी बुराई हो रही है, या जिसके बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, वही शब्द विशेष्य कहलाता है। अच्छा, यहां तक तो स्पॉटलाइट और फिल्म स्टार का खेल एकदम साफ है। जी। लेकिन व्याकरण के पन्ने पलटते ही एक नया शब्द एंट्री मारता है, प्रविशेषण। हाँ, प्रविशेषण। अब ये कौन सी नई बला है? अप्रविशेषण कोई बला नहीं है, बल्कि उसी स्पॉटलाइट की ब्राइटनेस है। अरे वाह, ब्राइटनेस। हाँ, दरअसल प्रविशेषण वो शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अच्छा। इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वाक्य है, सीता बहुत सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सीता एक संज्ञा है तो वो हमारी विशेष्य हो गई। हाँ। सीता कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर शब्द हो गया विशेषण। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल आता है कि वो कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ये जो शब्द बहुत है ना, इसने विशेषण सुंदर की भी गहराई बता दी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। समझ गया। इसलिए बहुत यहाँ प्रविशेषण है। ओहो, मतलब जो शब्द विशेषण को भी और ज्यादा विशेष बना दे वो प्रविशेषण है। जी बिल्कुल वही। तो चलिए विद्यार्थियों के लिए एक अभ्यास प्रश्न हो जाए इसी बात पर। प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, जैसा हमने अभी गहराई से समझा, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। और इसी पर एक और दिलचस्प प्रश्न, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, अगर ये वाक्य परीक्षा में आ जाए तो इसमें प्रविशेषण क्या होगा? यहाँ सुंदर हमारा विशेषण है और उस सुंदरता की गहराई बता रहा है शब्द अत्यंत। तो बिना किसी संदेह के सही उत्तर होगा अत्यंत। यहां तक तो सब कुछ शीशे की तरह साफ लग रहा है। जी। लेकिन हम जानते हैं एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। तो विद्यार्थी अक्सर फंसते कहाँ हैं? मतलब वो कौन सा ट्रैप है जहां आकर अच्छे तैयारी करने वाले गलती कर बैठते हैं? यही तो हमारा सबसे बड़ा गुरु मंत्र है आज का, विशेष्य पहचानने का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, बताइए। देखिए, अगर परीक्षा में एक बहुत ही सामान्य वाक्य आता है, राम बहुत बहादुर है, तो यहाँ विशेष्य कौन है? जाहिर है राम है, क्योंकि सीधे तौर पर राम की विशेषता बताई जा रही है। बिल्कुल। कंफ्यूजन का ट्रैप तब बिछता है
जब वाक्य कुछ ऐसा हो, राम बहुत बहादुर लड़का है। ओहो। अब बताइए इसमें विशेष्य क्या है, राम या लड़का? हाँ, यहाँ तो सच में दिमाग चकराता है, क्योंकि अगर हम लॉजिक लगाएं तो बात तो राम की ही हो रही है ना। जी बहादुर तो राम ही है, बिल्कुल। तो विशेष्य तो राम होना चाहिए। यहीं पर व्याकरण का सबसे अहम प्रोटिप काम आता है। अच्छा। नियम कहता है कि जब एक ही वाक्य में संज्ञा के दो रूप आ जाएं, जैसे यहाँ राम जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हाँ। और लड़का जो कि जातिवाचक संज्ञा है, हाँ। दोनों मौजूद हैं, तो विशेषण जिसके तुरंत पहले लगा हो व्याकरणिक रूप से वही विशेष्य माना जाएगा। अच्छा, जिसके तुरंत पहले हो। बिल्कुल। अब देखिए बहादुर शब्द तुरंत किसके पहले आया है, लड़का के पहले। हाँ। इसलिए सही उत्तर लड़का है, राम नहीं। वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाला नियम था। मतलब जो जिसके जितना करीब है वो उसी का विशेष्य है। एकदम सही। चलिए इसे पक्का करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इस नियम के हिसाब से अच्छा के तुरंत बाद विद्यार्थी आ रहा है, तो हमारा विशेष्य विद्यार्थी होगा, मोहन नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही बारीकी परीक्षा में आपके नंबर बचाती है। तो अब समय है एक छोटे से MCQ मास्टर क्लास का। देखते हैं कि तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं। रैपिड फायर अंदाज में कुछ सवाल हो जाएं? जी बिल्कुल। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें विशेषण कौन सा है? इस वाक्य में पति जो कि विशेष्य है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो प्रवासी है। हाँ। तो सही उत्तर है प्रवासी। अब आता है परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप, प्रश्न 2। परीक्षक आपको 4 विकल्प देगा और पूछेगा कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, विकल्प बताइए। विकल्प ध्यान से सुनिए। A, थोड़ी ही भूख। B, बहुत ही सुंदर। C, कुछ ज्यादा ही खट्टे। और D, बच्चे समझदार हो गए हैं। अगर हम इन विकल्पों का पोस्टमार्टम करें ना, हाँ। तो A में थोड़ी, B में बहुत और C में ज्यादा ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी विशेषण की मात्रा या इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी प्रविशेषण का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन विकल्प D, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें सिर्फ समझदार विशेषण है। हाँ। इसके आगे कोई और शब्द जैसे बहुत समझदार या कम समझदार इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा। तो सही उत्तर है D, इसमें प्रविशेषण बिल्कुल नहीं है। और एक आखिरी वार्म अप प्रश्न। रात काली अंधेरी है, इसमें विशेष्य क्या है? यहाँ काली और अंधेरी दोनों ही शब्द विशेषता बता रहे हैं। यानी ये दोनों विशेषण हैं? जी, और ये दोनों मिलकर किसकी विशेषता बता रहे हैं? रात की। हाँ, तो यहाँ जिसकी बात हो रही है यानी हमारा विशेष्य है रात। बहुत बढ़िया। अब व्याकरण के कुछ विशेष नियमों पर आते हैं। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या बात है? अगर विशेषण सिर्फ एक लेबल है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो क्या संज्ञा का जेंडर या लिंग बदलने से उस लेबल यानी विशेषण पर भी कोई फर्क पड़ता है? ये एक बहुत ही तार्किक और शानदार सवाल है। हिंदी व्याकरण का पहला विशेष नियम इसी पर आधारित है। अच्छा। नियम ये है कि हाँ, विशेषण का लिंग हमेशा विशेष्य यानी संज्ञा के अनुसार बदलता है। हाँ। इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस भाषा को महसूस कीजिए। अगर हम कहें महेश विद्वान है, तो महेश पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण विद्वान आया। ठीक है। लेकिन अगर हम उसी गुण को किसी महिला के लिए इस्तेमाल करें, मान लीजिए गीता की बात करें, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि गीता विद्वान है। हाँ, हम कहेंगे गीता विदुषी है। बिल्कुल। समझ गया। तो इसका मतलब है कि स्पॉटलाइट का रंग फिल्म स्टार के हिसाब से बदल जाएगा। एकदम सही एनालॉजी। अगर परीक्षा में ये सीधा MCQ आए कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार तय होता है, तो बिना किसी झिझक के उत्तर देना है विशेष्य यानी संज्ञा के अनुसार। चलिए, व्याकरण की इसी पन्ने पर एक और दिलचस्प नियम है, विधेय विशेषण। हाँ, विधेय विशेषण। अब ये भारी भरकम शब्द क्या है? इसे समझना बहुत आसान है। आमतौर पर हिंदी भाषा की बनावट ऐसी है कि विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आता है। जैसे हमारा सामान्य वाक्य होता है, यह काला कुत्ता है। हाँ। यहाँ काला शब्द कुत्ता से पहले आया है। लेकिन विधेय विशेषण तब होता है जब विशेषण जानबूझकर विशेष यानी संज्ञा के बाद लगाया जाए। अच्छा, बाद में? जी, जैसे यह कुत्ता काला है। ओहो, अगर मैं इसे कहानी सुनाने के नजरिए से देखूं, हाँ, तो हम अक्सर बात पर जोर डालने के लिए या एक तरह का सस्पेंस पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी चीज से डर लग रहा है तो मैं कहूंगा यह कुत्ता काला है।
बिल्कुल, यहाँ पूरा फोकस उस काले रंग पर शिफ्ट हो जाता है। एकदम सही। वाक्य की संरचना में सिर्फ शब्दों की जगह बदलने से ही उसके अर्थ का प्रभाव और जोर बदल जाता है। हाँ, जब विशेषण विशेष्य के पीछे पीछे आए तो बस याद रखिए कि वो विधेय विशेषण है। चलिए, अब जब हम नियम और परीक्षा के ट्रैप समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इस विशेषण के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। अगर सीधा MCQ पूछा जाए कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है 4 प्रकार के। अच्छा, 4। पहला है गुणवाचक, जो किसी का रंग, रूप, आकार या दशा बताता है, जैसे ईमानदार व्यक्ति या नुकीला पत्थर। ठीक है। दूसरा है संख्यावाचक, जिसे गिना जा सके, जैसे 4 रोटी। तीसरा है परिमाणवाचक, जो मापा या तौला जा सके, जैसे 4 लीटर पानी। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, यानी वो सर्वनाम जो संज्ञा से ठीक पहले आकर विशेषण का काम करने लगे, जैसे यह कलम। बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इनकी MCQ प्रैक्टिस करते हैं। पहले गुणवाचक से जुड़े सवाल देखते हैं। चलिए। प्रश्न है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे क्या है? देशभक्त का एक आंतरिक गुण बता रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? विकल्प हैं गरीब, सूखा, पीला सा। देखिए, गरीब होना एक आर्थिक दशा है, सूखा होना एक भौतिक अवस्था है, और पीला सा एक रंग है। व्याकरण में दशा, अवस्था और रंग ये सभी गुणवाचक के ही रूप माने जाते हैं, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और अगर मैं कहूं काढ़ा कड़वा है, तो ये कड़वा क्या है? कड़वा एक स्वाद है, और किसी भी चीज का स्वाद उसका एक स्थायी गुण होता है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण की ही श्रेणी में आएगा। अब सार्वनामिक विशेषण के MCQ पर आते हैं। प्रश्न, यह किताब मेरी है, इसमें यह क्या है? यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। यह मूल रूप से एक सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में यह किताब, जो कि एक संज्ञा है, उससे बिल्कुल पहले आया है और एक पॉइंटर की तरह उसी किताब की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। इसलिए यहाँ ये सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन गया है। एक और प्रश्न, जो पढ़ेगा वो पास होगा। यहाँ जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है, जो यहाँ पढ़ने वाले व्यक्ति की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी सार्वनामिक विशेषण की ही श्रेणी में आएगा। एकदम सही। दोस्तों, यहाँ से हमारी चर्चा सच में एक बहुत ही नाजुक मोड़ लेती है, क्योंकि अब जिस महातुलना का हम जिक्र करने वाले हैं, वो अक्सर बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देती है। हाँ, वो तो है। मेरा मतलब है संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बीच का भयानक कन्फ्यूजन। एक काउंटेबल है जिसे गिना जा सके, और दूसरा मेजरेबल, जिसे मापा या तौला जा सके। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। रूल बहुत सीधा है। जो चीजें 1, 2, 3 करके गिनी जा सकें वो संख्यावाचक है, जैसे रोटी, लोग, किताब। हाँ। और जो चीजें मापी या तौली जाएं वो परिमाणवाचक है, जैसे पानी, दूध, कपड़ा। अब इन दोनों में ही निश्चित यानी फिक्स और अनिश्चित यानी नॉन फिक्स कैटेगरी होती है। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े ना, हाँ बताइए। तो मान लीजिए आप बाजार गए, अगर आप केले वाले से कहें मुझे 4 केले दे दो, तो वो आपको एक एक करके गिन कर देगा। बिल्कुल, गिनेगा। तो ये निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन अगर आप सेब वाले से कहें मुझे 2 किलो सेब दे दो, तो वो गिनेगा नहीं, वो तराजू पर तौलेगा। सही बात है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। और अगर मैं कहूं कई केले दे दो या सैकड़ों लोग आ गए, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर मैं लोगों या केलों को गिन तो सकता ही हूं। हाँ, गिना तो जा सकता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। एकदम सही एनालॉजी है। और परिमाणवाचक में अगर हम कहें थोड़ी सी चीनी या सारी फसल, तो मात्रा तय नहीं है। पर हम चीनी के दानों को या खेत की फसल को एक एक करके गिनने नहीं बैठते, हम उन्हें तौलते हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसी कंफ्यूजन को जड़ से मिटाने के लिए हमारे स्रोत सामग्री में कुछ बेहतरीन और ट्रिकी उदाहरण हैं, जैसे मनो अनाज। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मनो यानी मन, और एक मन में 40 किलो होता है, तो ये मापतोल की बात हुई, इसलिए ये परिमाणवाचक है। इसी तरह एक बहुत प्रसिद्ध शब्द आता है अष्टादश पुराण। अच्छा। अष्टादश संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है 18,
हमारे पुराणों की फिक्स गिनती है 18, हम उन्हें गिन सकते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। और सारी फसल या थोड़ी सी फुर्सत? हाँ। अब फुर्सत को हम ऐसे तो गिन नहीं सकते कि भाई मेरे पास आज 1 फुर्सत है, कल 2 फुर्सत होंगी। बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं मेरे पास थोड़ी फुर्सत है, तो समय या फुर्सत की मात्रा होती है, इसलिए ये भी परिमाणवाचक हुआ। बहुत ही व्यावहारिक समझ है ये, और विद्यार्थियों को याद रखना है कि सैकड़ों लोग या लाखों लोग जैसे शब्द हमेशा अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। क्यों? क्योंकि भले ही आपको संख्या ना पता हो, लेकिन इंसानों को हमेशा गिना ही जाता है, उन्हें तराजू में तौला नहीं जाता। हाँ, ये बात तो है। चलिए अब संख्यावाचक के और अंदर चलते हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद होते हैं। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, ये 4 भेद है। पहला है गणनावाचक, यानी जहां सिंपल काउंटिंग हो, जैसे 1, 2, 3। ठीक है। दूसरा है क्रमवाचक, यानी जहां ऑर्डर या पोजीशन बताई जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, यहाँ एक एमसीक्यू बनता है कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इसमें चौथा क्या है? तो उत्तर होगा ये क्रमवाचक विशेषण है। बिल्कुल। तीसरा भेद है आवृत्तिवाचक, यानी फ्रीक्वेंसी, जो बताता है कि कोई चीज कितना गुना हो गई है, जैसे दुगुना, चौगुना। जी। परीक्षा का एमसीक्यू है चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो उत्तर होगा आवृत्तिवाचक। और चौथा और अंतिम भेद है समुदायवाचक, जो एक पूरे ग्रुप या समूह का बोध कराए, जैसे दोनों, चारों। अच्छा। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है दोनों लड़के पास हो गए, तो यहाँ दोनों समुदायवाचक है। हाँ। एक और बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक उदाहरण है बेताल पच्चीसी। ये 25 कथाओं का एक फिक्स समूह है, इसलिए ये भी समुदायवाचक का ही एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा के उस हिस्से में आए हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, आपके लिए एक जादुई ट्रिक। अरे वाह, जादुई ट्रिक। अक्सर एग्जाम में एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये विशेषण है या नहीं। तो ट्रिक ये है कि उस शब्द के आगे कोई भी संज्ञा लगाकर देखिए। हाँ। जैसे आदमी, तालाब या महीना। अगर वाक्य बोलने और सुनने में सही लगे तो वो शब्द 100% विशेषण है। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। चलिए इसे लाइव टेस्ट करते हैं। मान लीजिए शब्द है शांत। हाँ। इसके आगे आदमी लगाइए। शांत आदमी। वाक्य बिल्कुल नेचुरल और सही लग रहा है, मतलब शांत विशेषण है। बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा शब्द लेते हैं सूखा। हाँ। सूखा तालाब। सही लग रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो ये भी विशेषण है। एक और शब्द है आगामी। हाँ। आगामी महीना। ये भी एकदम फिट बैठ रहा है। अब एक गलती का उदाहरण देखते हैं जहां ये ट्रिक हमें बचाती है। जी बताइए। मान लीजिए शब्द है आलस। जी। अगर मैं कहूं आलस व्यक्ति, तो ये बहुत अजीब और गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि आलस खुद एक भाववाचक संज्ञा है। आप 2 संज्ञाओं को इस तरह एक साथ नहीं जोड़ सकते कि एक दूसरे की विशेषता बताएं। हाँ। लेकिन अगर आप आलस को विशेषण में बदलें, आलसी, जी, और अब इसके आगे संज्ञा लगाएं आलसी व्यक्ति, तो ये एकदम सही लगेगा। यही इस जादुई ट्रिक की ताकत है। क्या बात है। अब थोड़ा विशेषण की अवस्थाओं यानी डिग्रीज की बात करते हैं। ठीक है। जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ही क्या हिंदी में भी शब्दों की डिग्री होती है? बिल्कुल होती है। हिंदी में इसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था कहते हैं। अच्छा, मूलावस्था क्या है? मूलावस्था यानी बेस फॉर्म, जो सामान्य गुण बताती है, जैसे लघु, न्यून या अच्छा। हाँ। उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, इसमें 2 लोगों या चीजों में तुलना होती है और शब्द के अंत में तर जुड़ जाता है, जैसे लघु से लघुतर, न्यून से न्यूनतर। हाँ। और उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें किसी को सबसे श्रेष्ठ या सबसे कम बताया जाता है। यहां शब्द के अंत में तम जुड़ जाता है, जैसे लघुत्तम, न्यूनतम। एकदम सही। यहां एक बहुत जरूरी एमसीक्यू बनता है, लघु शब्द की उत्तमावस्था बताओ। इसका सीधा उत्तर होगा लघुत्तम, लेकिन यहां श्रोताओं को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या? वर्तनी यानी स्पेलिंग। हिंदी की परीक्षा में वर्तनी बहुत मायने रखती है। लघुत्तम लिखते समय त के साथ आधा त भी जुड़ा होता है। हाँ, ये बहुत बारीक पॉइंट है। परीक्षा के दबाव में अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं। अब हम आज की इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम हिस्से पर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी संज्ञा शब्दों से
विशेषण बनाना। जी, ये बहुत स्कोरिंग हिस्सा है। मैं तेजी से कुछ शब्दों का रूपांतरण पढ़ता हूँ। आप देखिए कि कैसे संज्ञा का रूप बदलते ही वो विशेषण बन जाता है। ठीक है। ईमानदारी जो कि संज्ञा है, उससे बना ईमानदार विशेषण। जी। बुद्धि से बना बुद्धिमान। जी। लालच से लालची। मिठास से मीठा। जी। बुढ़ापा से बूढ़ा। ओहो। और कल्पना से काल्पनिक। ये रूपांतरण परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं ना, जहाँ वर्तनी का पूरा खेल होता है, वो श्रोताओं को ध्यान से सुनने चाहिए। हाँ, वो भी बता दीजिए। अग्नि शब्द से विशेषण बनता है आग्नेय, जैसे हम भूगोल में आग्नेय चट्टान पढ़ते हैं। बिल्कुल। इतिहास से बनता है ऐतिहासिक। यहाँ खास ध्यान दे, ई बदलकर ए हो जाता है। हाँ, बोलचाल में हम अक्सर ऐतिहासिकल या ऐतिहासिक बोल देते हैं और परीक्षा में वही लिखकर गलती कर देते हैं। जी। इसी तरह संस्कृति से विशेषण बनता है सांस्कृतिक। और कांटा से कटीला। तो दोस्तों, आज हमने विशेषण और विशेष्य का पूरा ऑपरेशन कर दिया है। एकदम सही कहा। अब समय है आपके रिवीजन होमवर्क का। ये 4 सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इनका उत्तर आपको अभी नहीं देना है, बस आराम से बैठकर इन पर विचार करना है। हाँ, बस सोचना है। पहला, परिवार शब्द में संज्ञा का कौन सा रूप है? दूसरा, महाराजा में कौन सी संज्ञा है? तीसरा, आप कौन सा सर्वनाम है? और चौथा, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ये होमवर्क सिर्फ इसलिए है ताकि आपका पिछला पढ़ा हुआ ज्ञान तरोताजा रहे और कड़ियां जुड़ती रहें। बिल्कुल। और हाँ, अपना अंतिम संकल्प मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, वो 30 नंबर वाला रूल। जी, अगर आज की इस चर्चा को सुनते हुए, सवालों के जवाब सोचते हुए आपका स्कोर 30 से कम रहा है, तो इस डीप डाइव को एक बार फिर से सुनें। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें एक नोटबुक में नोट करें। याद रखिए, पिछली बार की असफलता को ही इस बार की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। मिशन खाकी जरूर और हर हाल में पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। दोस्तों, जाने से पहले एक विचारोत्तेजक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। बताइए। जैसा कि हमने शुरुआत में सोचा था, अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत से, अपने विचारों से सारे विशेषण हटा दें, कोई अच्छा, बुरा, सुंदर, भयानक, छोटा, बड़ा न रहे, हाँ, तो क्या हमारी दुनिया सिर्फ सूचनाओं का एक रूखा सूखा, बिना भावनाओं का ढांचा नहीं रह जाएगी? बिल्कुल रह जाएगी। सोचिएगा कि कैसे ये विशेषण सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया में, हमारे रिश्तों में और हमारी भाषा में रंग भरते हैं, भावनाएं भरते हैं। बहुत ही गहरी बात कही है आपने। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।